बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं मोनालिसा। कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि खेतों में जी तोड़ मेहनत करने वाले हमारे किसान साथियों तक नई तकनीकों की जानकारी पहुंचा सके, ताकि खेती का काम आपके लिए आसान और लाभप्रद बने। आज इस कार्यक्रम में विज्ञान और किसान में जहां हम जानेंगे स्मार्ट डेयरी फार्मिंग के बारे में, तो वहीं कृषि स्टार्टअप में मिलवाएंगे एक सफल किसान हीरालाल मीणा से। इसके अलावा फार्मिंग इंडिया में पशुपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। दूध की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में डेयरी कारोबार से जुड़े लोगों के सामने इस मांग को पूरा करने की चुनौती है। इसे देखते हुए अब डेयरी कारोबार से जुड़े लोग स्मार्ट तकनीकों को अपनाने लगे हैं। ये तकनीक ऐसे हैं जिससे न सिर्फ दुग्ध उत्पादन बढ़ता है, गुणवत्ता अच्छी होती है, बल्कि इसके अलावा पशुओं का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है और पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं उनमें भी कमी आती है। तो आइए जानते हैं स्मार्ट डेयरी फार्मिंग के बारे में। स्मार्ट डेयरी फार्मिंग में डेटा की अहमियत सबसे ज्यादा है। खास तौर से उसके चारे, पोषण, गर्भधारण, ब्यात और दुग्ध उत्पादन की कार्यविधि के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है। ये जानकारी सही समय पर सही फैसले लेने में मदद करती है और दुग्ध उत्पादन बढ़ाती है। विशेषज्ञ अब इस बात को मानने लगे हैं कि नई तकनीक के बिना निकट भविष्य में दूध की मांग पूरी करना मुमकिन नहीं होगा। हर पशु की स्थिति के बारे में पूरी और सही जानकारी के लिए ऐसी सेंसर डिवाइस जरूरी है जिसे पशु को पहनाया भी जा सके। डिवाइस पशु की गर्दन, पूंछ या फिर टांग में पहनाई जा सकती है। इस डिवाइस के जरिए पशु की बीमारी और दूसरी परेशानियों का समय पर पता लग सकेगा, जिसके बाद समय पर उनका निदान हो सकेगा। समय पर निदान से दूध उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा। इसी तरह से डिवाइस हमें बताती है कि पशु कैसा व्यवहार कर रहा है, ठीक से सक्रिय है भी या नहीं, उसका स्वास्थ्य कैसा है, कितना आहार खा रहा है, दूध कितना दे रहा है और प्रजनन की स्थिति क्या है। पशु को इनमें से किसी भी क्षेत्र में परेशानी होने पर समय पर उपाय किया जा सकेगा। लेकिन समस्या ये है कि दुनिया भर में ज्यादा दुग्ध उत्पादन छोटे पशुपालक कर रहे हैं। इनके पास पशुपालन के आधुनिक तरीके अपनाने लायक आर्थिक संसाधन नहीं है। यही वजह है कि ये नई तकनीक से दूर हैं और पुराने तरीकों से ही काम चला रहे हैं। दूसरी ओर अच्छे फार्म में दूध निकालने के लिए भी स्वचालित मशीनें मौजूद हैं। इन मशीनों से मजदूरी पर आने वाला खर्च कम हो जाता है, साथ ही मशीन से दूध कम समय में निकल जाता है। स्मार्ट पशु फार्मों में स्वचालित पानी और चारा सप्लाई मशीन भी होती है। ये मशीन भी लागत कम करती है और काम को ज्यादा सटीक तरीके से अंजाम देती है। स्मार्ट डेयरी फार्मिंग का विचार करीब करीब 2 दशक पुराना है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ दुधारू पशुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में मादा मवेशियों की कुल संख्या 14 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा है, जो 2012 की तुलना में 18% अधिक है। कारोबार के तरीके अब दुनिया भर में बदल रहे हैं।
ऐसे में हमारे किसानों को भी बदलाव लाना होगा। कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब समय है पशुपालक कैलेंडर का, जिसमें हम आपको बताते हैं कि वर्तमान समय में पशुओं की देखभाल कैसे की जाए ताकि उनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। सितंबर माह में वातावरण के तापमान में उतार चढ़ाव के दुष्प्रभावों से पशुओं को बचाने के उपाय पर ध्यान दें। ऐसे समय में पशुओं को दिन के समय धूप से बचाने तथा पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करें और रात के समय ठंड से बचाने के लिए छप्पर इत्यादि के नीचे पशुओं को बांध कर रखें। पशुओं को यथासंभव सूखे व ऊंचे स्थानों पर रखें। पशु घर में वर्षा जल निकासी का समुचित प्रबंध करें। रक्त परजीवी रोगों जैसे थाइलेरिया, ट्रिपेनोसोमा, बबेसिया इत्यादि वर्षा काल में जन्म लेते हैं तथा मच्छर, कीट व कीचड़ इत्यादि के द्वारा फैलते हैं। अतः बाड़े के आसपास गंदा पानी एवं गंदगी एकत्रित न होने दें। गर्मी व नमी जनित रोगों में मुख्य रूप से कोलीबेसिलोसिस, साल्मोनेलोसिस कवक जनित रोग हैं। इसके अतिरिक्त गलघोटू और लंगड़ी बुखार के फैलने की संभावना भी अत्यधिक रहती है। अतः समय रहते इनके टीके पशुओं में अवश्य लगवा लें अथवा रोग होने पर पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। चारे के संग्रहण पर विशेष ध्यान दें। नमी के कारण कई फफूंद जनित रोगों के संक्रमण का खतरा रहता है। हरे चारे से साइलेज बनाएं अथवा हरे चारे के साथ सूखे चारे को मिलाकर खिलाएं, क्योंकि हरे चारे के अधिक सेवन से पशुओं में दस्त की समस्या हो सकती है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
कृषि स्टार्टअप में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राजस्थान के निवासी हीरालाल मीणा से, जिन्होंने बरसात के पानी से पानी की किल्लत की समस्या को दूर किया है। मछली पालन के क्षेत्र में नाम कमाने के बाद अब इन्होंने केचुआ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट के निर्माण में भी कदम रख दिया है। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की गाथा। इन पथरीले पहाड़ों और सूखी धरती पर खेती असंभव सी लगती है। यहाँ समस्याओं की फहरिस्त में पानी की समस्या सबसे ऊपर है। हीरालाल मीणा ने इसी समस्या को सबसे पहले सुलझाया, अपने खेतों के बीचों बीच इस तालाब को बनवाकर। हीरालाल मीणा ने आसपास के पहाड़ को इस्तेमाल में लाकर बरसात के पानी को जमा करने के लिए इस तालाब का निर्माण किया, ताकि इस पानी का इस्तेमाल खेती में पूरे साल किया जा सके। बरसात के मौसम में ये पानी बहकर के रास्ते से जाता था तो रास्ते खराब हो जाते थे। तो दिमाग में ये आया कि अगर ये पानी का स्टोर कर लिया जाए तो ना तो रास्ता खराब होगा और ये इस पानी का अच्छा यूज किया जा सकता है। तो इस पानी का स्टोर करने के लिए मैंने ये पौंड बनवाया है। इसकी साइज है 72 बाई 72 मीटर। भराव क्षमता है 15 फीट, लेकिन इस समय इसमें 10 से 10.5 फीट के पानी है। जैसे ट्यूबवेल है, इसके अंदर मैंने मछलियां भी डाल रखी है, तो मछली पालन भी है और जरूरत पड़ती है तो ये पानी इरिगेशन में भी काम में लेते हैं। हीरालाल जानते हैं कि जयपुर मछलियों का एक बड़ा बाजार है। ये 5 से 6 तरह की 2 लाख से भी ज्यादा मछलियां अपने इस तालाब में पाल रहे हैं। विशेषज्ञों की देखरेख में वो इन मछलियों का पालन पोषण कर रहे हैं और वो इस काम को भी आगे तक ले जाना चाहते हैं। अपने खेतों में इस्तेमाल में लाई जाने वाली खाद को हीरालाल खुद ही तैयार करते हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ली है। इस खाद का इस्तेमाल करके वो अपने पौधों को कई तरह के कीटाणुओं और बीमारियों से बचाते हैं। खाद के अंदर मैं सड़ी हुई गोबर या फिर केंचुओं वाली खाद काम में लेता हूँ। जो केंचुओं वाली खाद है, मैंने डेयरी के अंदर ऐसा एक यूनिट लगा रखी है। उसमें जो केंचुओं वाली खाद तैयार होती है वो मैं इन पौधों में देता हूँ। इससे सर एक तो पौधों की जड़ों में कोई कीटाणु नहीं लगेंगे इतनी जल्दी, और वो सड़ी हुई गोबर से भी ज़्यादा काम करती है। इसलिए मैं ये सड़ी हुई ये केंचुए वाली खाद काम में लेता हूँ। जो कच्चा गोबर होता है उससे कई प्रकार के कीटाणु पैदा हो जाते हैं इनकी जड़ों में, तो वो नहीं हो पाता केंचुओं वाली खाद से। हीरालाल का मानना है कि पशुपालन का व्यवसाय कृषि से जुड़ा हुआ है। यही उनके पिता की भी सोच थी। पहले हीरालाल के पास पशुओं की तादाद ज्यादा नहीं थी, पर धीरे धीरे उन्होंने पशुओं की संख्या बढ़ाई और आज इनके पास खुद की एक डेयरी है, जिसमें 15 गायें और 5 भैंसें हैं, जिससे अच्छी आमदनी हो जाती है। पशुपालन का धंधा ये खेती से जुड़ा हुआ धंधा है, क्योंकि खेती से पशुओं को चारा मिल जाएगा और खेती के लिए पशुओं से गोबर की खाद मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने यही सोच करके एक डेयरी का निर्माण करवाया। इसमें इस समय मेरे पास 15 गाय है और 5 भैंस है। लगभग 100 लीटर के करीब रोजाना दूध जाता है हमारा। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया, जिसमें होगी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें हमारे साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो और
बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। शहरों में जिंदा भेड़ 300 से 350 रुपए किलो के हिसाब से बिकते हैं, जो पशुपालकों के लिए एक अच्छा दाम है और इसीलिए अच्छी नस्ल के भेड़ पालन के प्रति पशुपालक प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन उनके सामने समस्या आ रही है मेमनों का उच्च मृत्यु दर। आइए आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। मेमनों में पोषण की कमी उच्च मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण है। कुपोषण से ही उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और शरीर का वजन भी कम होने लगता है। प्रणाली कमजोर होने से ही मेमने बीमार पड़ जाते हैं। दरअसल पूरी समस्या मादा भेड़ों में दूध की कमी है। कम दूध की वजह से ही मेमने को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जिससे उसका शारीरिक विकास प्रभावित होता है। मेमना जन्म के बाद 90 से 100 दिनों तक मां का दूध पीता है। इस दौरान मेमनों में शरीर के निचले हिस्सों में वजन का बढ़ना प्रमुख चिंताओं में से एक है। ये चिंता कुपोषण की वजह से ही है। अगर दूध पीते मेमनों में उसे सही पोषण मिल जाए तो मृत्यु दर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान ने अनुपूरक भोजन यानी मिल्क रिप्लेसर तैयार किया है। ये ऐसा भोजन है जो मेमने का दूध छुड़ाए जाने तक दिया जाता है। जांच के लिए संस्थान ने नारी सुवर्णा नस्ल पर इसका परीक्षण किया। ये बेहद लोकप्रिय और बहुप्रजननशील नस्ल है। प्रशिक्षण के लिए 2 से 3 सप्ताह के मेमनों को 2 समूहों में विभाजित किया गया। एक समूह को पारंपरिक भोजन दिया गया, जबकि दूसरे को 40 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दुग्ध विस्थापक। मेमनों को अनुपूरक की आदत डालने में 3 से 4 दिन का समय लगा। उसके बाद वो आसानी से इसका सेवन करने लगे। ये प्रक्रिया 60 दिनों तक चली। परीक्षण में पाया गया कि दुग्ध विस्थापक वाले बच्चे सक्रिय और स्वस्थ थे और रोजाना 150 ग्राम वजन प्राप्त कर रहे थे, जबकि और दूसरे बच्चों का वजन बढ़ने की दर महज 70 ग्राम थी। पूरक दूध का दाम 150 रुपए किलो है। परीक्षण में ये बात भी सामने आई कि 1 किलो पूरक दूध से मेमनों ने 1.5 से 2 किलो वजन प्राप्त किया। इस तरह देखा जाए तो किसान 150 रुपए खर्च करके 450 रुपए कमाए जा सकते हैं, क्योंकि जीवित भेड़ 300 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। इन उत्साहजनक नतीजों के बाद बहुत से किसानों ने अपने मेमनों को पूरक दूध देने की इच्छा जताई। इस तरह इस प्रौद्योगिकी को शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के आसपास के मांस उत्पादन के लिए भेड़ों पर निर्भर किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इसीलिए कई तरह की योजनाएं लाई गई हैं। आइए उन पर डालते हैं एक नजर। सरकार समुद्री और अंतर्देशीय यानी इनलैंड मछली पालन के एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिए PMMSY का शुभारंभ करेगी। समुद्री अंतर्देशीय मछली पालन और एक्वाकल्चर से जुड़ी गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपए तथा आधारभूत ढांचा, फिशिंग हार्बर्स, शीत भंडार, बाजार आदि के लिए 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके तहत केज कल्चर, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछलियों के साथ नए मछली पकड़ने के जहाज, ट्रेसेबिलिटी यानी पता लगाने, प्रयोगशाला नेटवर्क आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। मछुआरों को बैन पीरियड यानी जिस अवधि में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होती है, सपोर्ट, व्यक्तिगत और नौका बीमा के प्रावधान किए जाएंगे। इससे 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा, 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात दुगना होकर 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसमें अंतर्देशीय, हिमालय राज्यों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, खुरपका मुंहपका रोग यानी FMT और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया। ये कार्यक्रम खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी यानी कुल 53 करोड़ पशुओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अब तक 1.5 करोड़ गायों और भैंसों को टैग किया गया है और उन्हें टीके लगाए जा चुके हैं। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष, डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा। विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। हमारे आज के दौर के किसान सिर्फ खेती किसानी और पशुपालन तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं। और ऐसे में सरकार ने कई तरह के मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं ताकि किसानों के लिए जरूरी सूचनाएं उन्हें पहुंचाई जा सके। और ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं बफेलो रिप्रोडक्शन मोबाइल ऐप के बारे में। आइए देखते हैं कि पशुपालक इस ऐप का लाभ किस तरह से उठा सकते हैं। बफेलो रिप्रोडक्शन मोबाइल ऐप एक शैक्षिक मोबाइल ऐप है जिसे ICAR CIRB हिसार द्वारा विकसित किया गया है। भैंस मालिकों के लिए ज्ञान प्रदान करता है और स्नातक पशु चिकित्सकों के लिए एक मार्गदर्शिका भी है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उत्तरों के साथ पूरी सामग्री को 7 अलग अलग खंडों में विभाजित करके भैंस प्रजनन के विभिन्न क्षेत्रों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। आमतौर पर भैंस में पाई जाने वाली 11 प्रमुख प्रजनन समस्याओं को कवर करने पर विशेष जोर दिया गया है। ऐप वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। संपूर्ण ऐप सामग्री में डाउनलोड सुविधा के साथ ऑडियो बैकअप है। आइए अब नजर डाल लेते हैं कृषि जगत से जुड़े सोशल मीडिया अपडेट्स पर। नीम कोटेड यूरिया है वो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है और ये इसकी पूरी तरह से कालाबाजारी रुक चुकी है। पहले जो यूरिया था वो कालाबाजारी होता था, अब नहीं हो पाता है। और ये जो खेत में जहाँ डालते हैं ये भाप बनकर जो उड़ जाता था वो भी नहीं उड़ता है और अच्छा रिजल्ट देता है। और जो छोटे मोटे कीट होते हैं उनकी भी रोकथाम करता है जो नीम कोटेड यूरिया है। इसमें यहाँ प्रधानमंत्री जी ने ये किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है यूरिया के क्षेत्र में। नीम लेपित यूरिया के लाभ: नत्रजन प्रयोग दक्षता में वृद्धि, नाइट्रिफिकेशन अवरोधी, यूरिया का आयात कम होगा, यूरिया के औद्योगिक इस्तेमाल पर अंकुश लगा, पर्यावरण अनुकूल है, नाइट्रोजन के धीरे धीरे निकलने के कारण मृदा उर्वरा को मिलती है मदद, यूरिया की सब्सिडी की बचत, कृषि लागत में कमी, किसानों की आय में वृद्धि, 5 से 10% तक यूरिया की बचत। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज जो जानकारियां दी गई है, अगर आपको वो पसंद आई और आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप ये कार्यक्रम YouTube पर दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। हमारा यहाँ प्रकट होना ही इस बात का प्रमाण है कि दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दिया जाएगा। बोलिए श्री महागणेश की जय। क्यों मारते हो बेटियां जब पूजते हो कंजकी। तुम्हें माली जन्मा और दूध पिलाया, इस दूध का तुमने ये कर्ज चुकाया, ये कर्ज चुकाया। बेटी की हत्या का पाप कमाया, मत पाप करो, मत पाप करो। बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश निराश मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है, जो कलम से नहीं जो दिल से लिखा जाता है वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा?